बीएपी पार्टी का एक सीधा क्लियर स्टैंड है कि आदिवासी हिंदू नहीं। हम लोग हिंदू नहीं हैं यूँ कहते हैं, तो हिंदू जो है इनका भी अपमान नहीं करते हैं। असरा जी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका सिमलगढ़ में दौरा था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारा बीएपी से कोई गठबंधन नहीं हुआ था, और मैं भी कह रहा हूँ कि कोई गठबंधन राजकुमार के साथ गठबंधन था क्या? नहीं। माँ महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या पढ़ा लिखा नहीं मानते? क्या डूंगरपुर विधानसभा सीट पर जहां कांति आदिवासी ने खुद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, ना तो वहां सिलेक्शन प्रणाली की चली ना किसी की चली। आखिर ये माजरा क्या सिलेक्शन प्रणाली सिर्फ नाम की है? बीएपी पार्टी और आदिवासी परिवार में क्या अंतर है? जो आपकी पार्टी में नहीं है, जो अन्य आदिवासी है, क्या वो फिर वो आदिवासी नहीं है? मणिलाल गरासिया जिसको आप ही ने पार्टी से थ्रू आउट कर दिया, मतलब यानी कि बाहर निकाल दिया, क्या वजह रही उनको बाहर निकालने की? और आजकल वो बड़े एक्टिव मोड पे हैं, लगातार आपके खिलाफ कमेंटबाजी कर रहे हैं, आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके सांसद के खिलाफ, और लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस या बीजेपी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, हम लोग तो इस पार्टी को अभी रोक देंगे। कहने का मतलब ये है कि विधायक जनता से ऊपर खुद को बड़ा मानने लग गए, समाज से ऊपर। ये लोकसभा के अंदर देखा गया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर तो गठबंधन कांग्रेस के साथ किया, बागी दौरा के साथ भी किया, लेकिन बदले में आपने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया। राजकुमार कहते हैं कि मन्ना लाल ने आदिवासियों के घर जलाने और आदिवासियों को लट मारने की बात कही है, लेकिन मन्ना लाल ये स्पष्ट कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को लेकर ये स्टेटमेंट दिया है, ना कि आदिवासियों को लेकर दिया है। इसमें स्पष्ट बोला गया, वास्तव में बीएपी के लिए बोला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। आज हम एक शख्सियत से मिलने वाले हैं जो बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, मोहन लाल रूत, जो सागवाड़ा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और पूरी जो बीएपी पार्टी की जो देश स्तर की जो रणनीति है उसके कर्ता धर्ता है, यहाँ की कह ले कि डिसीजन मेकर है। मोहन रूत से बात कर कर हम जानेंगे कि आखिर बीएपी पार्टी का आगे क्या विज़न है, किस तरह से वो विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरने वाली है और बीएपी के आखिर क्या प्लानिंग है। मोहन जी, सबसे पहला तो आपका स्वागत है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो आप एक मांग करते हैं बिल प्रदेश बनाने की मांग। अगर बिल प्रदेश बनता है तो उसका रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। बिल प्रदेश जो है, हमारी डिमांड जो आज से नहीं चली आ रही है, वो हमारे पुरखों के ज़माने से चली आ रही है। अंग्रेज़ों के समय में भी एक मैप बना था इसका, तो वही मांग जो पूर्वजों के टाइम से चली आ रही, उसी मांग को हम जो लोग चाह रहे हैं। उसका रोड मैप 4 राज्यों को, जो बिल टेरिटरी, जो अधिकतम बाहुल्य इलाका है जहाँ बिल ज़्यादा निवास करता है, उनको उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, उनके बोली भाषा के संरक्षण के लिए, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक राज्य बने जहां हम, हमारी संस्कृति है, हमारी बोली भाषा है, हमारे जो विवाह की पद्धतियां है, पूजा की पद्धतियां, जिससे हमारी पहचान है, उसको हम कहीं न कहीं संरक्षित कर सके। इसके लिए हम लोग बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपने बताया संस्कृति को रिजर्व करना है या संस्कृति के लिए, लेकिन रोजगार और उद्योग के लिए बिल प्रदेश कैसा होगा? देखिए, रोज़गार के अवसर तो कहीं न कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पहाड़ी बड़ा एरिया है, इसमें बहुत सारे माइंस, मिनरल्स और धातु वगैरह जो भी है, इससे बाहर फैक्ट्रियाँ जो लगेंगी, उसमें हम लोग सहकारी समितियों के माध्यम से, जो बाहर के लोग आके जो काम कर जाते हैं फैक्ट्रियों के माध्यम से या कहीं अन्य मिल्स के माध्यम से, वो लोग वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों का मूल काम मजदूरी है। तो यहाँ भी टेक्निकल और बहुत सारी जानकारी रखने वाले लोग हैं, तो वो कहीं न कहीं सरकारी जो बैंकें हैं, वो समितियों के माध्यम से हमें लोन वगैरह उपलब्ध कराए, तो हम लोग भी रोज़गार के अवसर पैदा कर सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। एक बीएपी पार्टी का एक सीधा क्लियर स्टैंड है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वहीं और गैर दूसरे जो आदिवासी हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में मानते हैं, वो मंदिर भी जानते हैं। तो ऐसे में क्या उन लोगों को आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या वो आदिवासी है या नहीं है? जैसे आप कहते हैं वो तो मंदिर भी जाते हैं दूसरे आदिवासी। देखिए, ये देश में सेक्युलर देश है, इसमें संविधान में आपको आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए व्यवस्था दे रखी है। हम लोग हिंदू नहीं हैं यूँ कहते हैं, तो हिंदू जो है इनका भी अपमान नहीं करते हैं, लेकिन हमको जबरन जो हिंदू बनाने का प्रयास करते हैं उनका हम विरोध करते हैं। हिंदू होना नहीं होना एक समझ की बात है। जैसे जाति जन्म से जुड़ती है और धर्म है वो समझ होने के बाद जुड़ता है। तो कहीं न कहीं हमारी समझ में उस धर्म के प्रति नहीं है, हमारी समझ सही नहीं है,
और सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारे जजमेंट भी आ चुके हैं, और जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है वो हमारे पे लागू नहीं होता है। दूसरा, आप जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो पूजा पद्धतियाँ हैं, विवाह पद्धतियाँ, उससे हमारी पहचान होती है। तो पहचान में हमारी जो पूजा पद्धतियाँ है वो बिल्कुल जो धर्म के लोग पूजा और विवाह करते हैं उनसे बिल्कुल पृथक है। तो कहीं न कहीं जैसे आप मुसलमान को उनकी कल्चर के हिसाब से कह दोगे कि ये मुस्लिम है, तो हम भी हमारा कल्चर अलग है। सवाल सवाल ये था कि जो आदिवासी आज भी अपने आप को हिंदू मानते हैं और जो मंदिर और मंदिरों की जो पूजा करते देवी देवताओं में मानते हैं, क्या उनकी आस्था पर आप ये कह के ठेस नहीं पहुंचा रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल कहीं ठेस नहीं पहुंचा रहे। कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि अज्ञानतावश ये लोग वहाँ जा रहे हैं, बाकी इनका इसमें कोई रोल नहीं है जाने का। ये कहने का मतलब ये है कि आप वो अज्ञानता है, वो पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़े लिखे, ये कहना बिल्कुल चाह रहे बिल्कुल यही कहना है, क्योंकि आज तक देखा जा रहा है कि न हमें संविधान की जानकारी उपलब्ध कराई गई, न हमें हमारे सामाजिक और न हमारे इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराई गई। हमारे आज 2% लोग पढ़े हुए हैं, बाकी 98% लोग अनपढ़ हैं। तो कहीं इनकी जानकारी नहीं है, देखा देखी इधर उधर जा रहे हैं। अभी हम लोग जो जनजागरण का काम चला रहे हैं उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण और जनजागरण का ही काम चला रहे हैं, जिसमें लोग इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में हम धर्म के रास्ते में, पाखंड के रास्ते में पढ़ के हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे आप साथ माँ महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या पढ़ा लिखा नहीं मानते? नहीं, पढ़ा लिखा होना और अपनी समझ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि धर्म है वो अपनी समझ के अनुसार जुड़ता है। कोई अगर इसको अपनी समझ के अनुसार मानता है तो स्वीकार है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। एक बीजेपी की जो जाजम व्यवस्था, जहां पर जो उम्मीदवार है उसका सिलेक्शन होता है, उस पर कई सवाल, इस सिलेक्शन प्रणाली पर कई बार सवाल उठते रहे और कई सवालों के घेरों में रहा है। आखिरी बार जब विधानसभा चुनाव देखा गया डूंगरपुर की विधानसभा सीट पर, जहां कांति आदिवासी ने खुद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, ना तो वहां सिलेक्शन प्रणाली की चली ना किसी की चली। आखिर ये माजरा क्या सिलेक्शन प्रणाली सिर्फ नाम की है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाजम व्यवस्था आपने बीजेपी की बोला बीच में, बीजेपी की नहीं, भारत आदिवासी पार्टी की। हम लोगों ने एक व्यवस्था डेवलप कर रखी है जिसे जाजम व्यवस्था, जो हमारे पुरखों के समय से चली आ रही है। उसमें हम कई स्तर की वोटिंग कराते हैं, आम राय लेते हैं। इस प्रकार से ही हम लोग इसका निर्णय करते हैं उम्मीदवार का। आप लोग कह रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 में कांतिबाई ने अपना उम्मीदवार खुद को घोषित कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जो पार्टी है उसमें सामाजिक इकाइयाँ काम कर रही है। इसके अलावा भी एक केंद्रीय एकीकरण समिति है। केंद्रीय एकीकरण समिति में बहुत खास प्रमुख हमारे लोग हैं, जो हमारा थिंक टैंक कह सकते हैं। उन लोगों के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि न कि कांतिबाई ने अपना खुद को घोषित किया था। बाकी जो उम्मीदवार बचे हुए थे वो तो आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, जो देखो समझ हमारी पार्टी नई नई बनी, 2 माह के अंदर अंदर हमारे बीच बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जिनको ये पूरी व्यवस्था समझ में नहीं आई, जिन्होंने विरोध किया होगा। जैसे आप देखते हैं, हमने लोकसभा के तुरंत बाद कार्यकारिणी की भी भंग कर दिया। हमें ऐसा लगा कि कार्यकारिणी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है या कुछ कमियां हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने ऐसे कदम भी उठाए। तो जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, इन्होंने विरोध भी किया। इसका हम ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं देखते हैं। बीएपी पार्टी और आदिवासी परिवार में क्या अंतर है? देखिए, आदिवासी परिवार एक सामाजिक जनजागरण का काम करता है, बीए, और भारत आदिवासी पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टी है। दोनों में बिल्कुल फ़र्क है। हाँ, ये है कि जो सामाजिक विचारधारा जो आदिवासी परिवार चला रहा है, उनकी जो मांगे हैं उसको हम लोग भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। जो आपकी पार्टी में नहीं है, जो अन्य आदिवासी है, क्या वो फिर वो आदिवासी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल वो आदिवासी हैं, हम इनको नकार नहीं रहे हैं। हम व्यवस्था और विचारधारा के बिहेव पे चल रहे हैं। जो हमारी जो, जैसे आज ये देश संविधान से चलता है, तो संविधान में जो स्थितियां दे रखी उस पर बात करते हैं। अगर उन लोगों को स्वीकार नहीं है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी वो आदिवासी है और रहेंगे। एक और चीज़ आपकी पार्टी में देखी जाती है कि आपकी पार्टी में महत्वाकांक्षी लोग बहुत हैं, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता और जो भी जुड़ता है उसको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, तो किसी को सरपंच बनना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपकी पार्टी का वो हाल होगा 10 साल 15 साल बाद जो मायावती के साथ हुआ और अभी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ हो रहा है। देखिए, पार्टियों के बारे में बहुत सारे लोग कयास लगाते रहते हैं, कहते रहते हैं। महत्वाकांक्षा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने सिलेक्शन प्रणाली इस तरह से डेवलप कर रखी है
कि वहाँ महत्वाकांक्षी लोगों की कोई जगह नहीं है। जनता खुद तय करती है, जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति वोट देता है वही तय करता है कि आपका उम्मीदवार कौन हो। इसमें महत्वाकांक्षा और पैसे, लोभ, लालच का कोई महत्व नहीं है। आप अभी 84 जो उपचुनाव जो हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं बहुत शालीन तरीके से हमारा जो चयन का प्रणाली है वो हुई है। इसमें किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा का कोई स्थान ही नहीं है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने सागौड़ा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप चुनाव लड़ पड़े और फिर चुनाव आप 11,900 वोट से हारते भी है। क्या था पूरा माजरा, आखिर चुनाव लड़ने का फैसला कैसे लिया और फिर हार तक कैसे जाना पड़ा? क्या सपोर्ट नहीं मिला आपको? देखिए, सपोर्ट तो सबका मिला, हम ये नहीं कहेंगे कि सपोर्ट किसी का नहीं मिला। कहीं न कहीं जनता ने हमको नकारा है। हो सकता है पूर्व के जो परिस्थितियाँ ऐसी बनी हो। दूसरा ये मान सकते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि मैं प्रचार के लिए समय मुझे कम मिला, मैं हर जगह पहुँच नहीं पाया। और हमारे जो पूर्व में जो विधायक थे उनकी बहुत सारे ऐसे काम थे जो हम जनता में भुना नहीं पाए, जिस वजह से जनता ने हमको नकारा। हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी हमको अच्छा सहयोग किया। आर्थिक स्थितियाँ मेरे सामने बहुत बड़ी दिक्कत रही। मैं आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी बहुत मतलब प्रचार में कम जा पाया। तो कहीं न कहीं ये परिस्थितियाँ रही जिस कारण से मैं हारा। दूसरा, मैं सीधा एक ब्लेम लगाता हूँ, मैंने प्रचार के दौरान भी कहा। आरएसएस जो है, जो बीजेपी है, उसका और आरएसएस की एक नीति रही है कि कोई भी संगठन जो आवाज़ उठाता है, किसी के हक अधिकार की बात करता है या संविधान की बात करता है, तो जो संगठन है उसके शीर्षस्थ लोगों को एक बार हरा दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए। इसी नीति का मैं शिकार हुआ, जिसकी वजह से मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये कह लें कि अंदर अंदर के लोगों ने आपके साथ धोखा किया। देखो, ये कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। सबने सहयोग किया जितना हो सकता है उतना। अब पब्लिक के हाथ में है, जनता जनार्दन है, उसके हाथ में रिजल्ट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से विधानसभा के प्रत्याशी कैसे बने, उस कहानी के बारे में क्या? देखिए, मामला कुछ ऐसा था कि हमारे जब हम पार्टी रजिस्ट्रेशन के समय में गए थे तो एक एक्सीडेंट हुआ था जयपुर के पास में। तो वहाँ हमने एक साथी जो जगदीश पांडोर को खो दिया। तो लोगों की ये मांग हुई कि जो लोग पार्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान हादसे के शिकार हुए थे, इनको टिकट दिया जाए। इस हिसाब से मुझे टिकट दिया गया था। एक आपकी पार्टी में थे मणिलाल गरासिया प्रोफेसर, जिसको आप ही ने पार्टी से थ्रू आउट कर दिया, मतलब यानी कि बाहर निकाल दिया। क्या वजह रही उनको बाहर निकालने की? और आजकल वो बड़े एक्टिव मोड पे हैं, लगातार आपके खिलाफ कमेंटबाजी कर रहे हैं, आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके सांसद के खिलाफ, और लगातार कर रहे हैं। देखिए, आप उनके कमेंट्स को बाकायदा देख रहे हैं, आपने देखा भी है। वो हमारी जो विचारधारा है, हम हमारी विचारधारा और व्यवस्था के आधार पे चलते हैं। अगर वो विचारधारा से हट रहा है और हमारी व्यवस्था से हट रहा है तो कहीं न कहीं उनका बाहर जाना तय था। और उनकी कुछ गतिविधियाँ ऐसी रही जिसके कारण हमें मजबूरन उनको बाहर करना पड़ा। वो अपने आप को फाउंडर मेंबर भी बताते हैं कि मैं तो फाउंडर मेंबर था, और ऐसी क्या विचारधारा आ गई कि उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा? देखिए, ये जो हमारी पार्टी है इसमें कोई फाउंडर नहीं है। मैं खुद भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं खुद फाउंडर नहीं मानता हूँ। क्योंकि जब पार्टी का गठन करने की बात आई थी तो हम 4 राज्यों के करीब 4 से 5 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और इसमें एक प्रस्ताव लिया गया था और उस प्रस्ताव पे ये पार्टी का गठन किया गया था। तो इसलिए फाउंडर का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई एक व्यक्ति फाउंडर नहीं है। जो 4 राज्यों के जो लोग हैं, सामाजिक संगठन है, वो सारे फाउंडर हैं। पर देखा जाए तो पार्टी के अंदर राजकुमार भंवर परमार ज़्यादा नजर आते हैं दूसरों के बनिस्बत। देखिए, लोग किस नज़रिए से देखते हैं वो तो उनका नज़रिया ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ज़मीन से जुड़ा हुआ नीचे इकाई तक का कार्यकर्ता है, वो भी उस पार्टी में इतना ही महत्व रखता है जितना कि वो लोग महत्व रखते हैं। और आप लोग भंवर परमार की जो बात कर रहे हैं, उनका पार्टी के किसी निर्णय या पार्टी में कोई योगदान नहीं है। पार्टी में इनका कोई रोल नहीं है। जो करते हैं हम लोग करते हैं। ये सामाजिक संगठन उनका सामाजिक कामकाज है, हम लोग पार्टी का देखते हैं। तो एक तरह के संघ की तरह काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, संघ की तरफ नहीं। हम अगर समाज को, जैसे हमारी पार्टी को ज़रूरत पड़ती है, समाज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग एडवाइस ज़रूर लेते हैं। वो भी अकेले भंवर परमार एडवाइस दे देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी इनकी भी टीमें बनी हुई है, वो लोग एडवाइस देने का काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो ही कर रहे हैं ऐसा नहीं मानते।
आपने मणिलाल गरासिया के बारे में थोड़ा संतुष्ट में बताया कि विचार बदल गए, लेकिन अचानक विचार बदले कैसे? क्योंकि ऐसे ही तो कुछ हुआ नहीं, कुछ अनबन तो हुई होगी। क्या विचार थे उनके? देखिए हम जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हम संविधान की जो आर्टिकल 244(1) की जो मूल भावना है उसके आधार पर हम लोग हमारा जन जागरण चला रहे हैं इस एरिया में, वो उस चीज़ को नकार रहे हैं कि कहीं न कहीं जैसे 100% रिजर्वेशन जैसी बातें हैं जो उसको नकार रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे हम लोग हिंदू नहीं हैं ये भी बोलते हैं, हमारी जो पद्धतियाँ अलग है ये भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, इस प्रकार स्वीकार करते। कुछ चीज़ें अनबन हुई है हमारी, तो इस वजह से इनको बाहर का रास्ता दिया। अनबन के बाद एक नई पार्टी तक वो पहुंच चुके हैं, नई पार्टी का गठन करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे कि आदिवासियों में अब 2 पार्टियां होगी? देखिए आदिवासियों में 2 पार्टियां नहीं सैकड़ों पार्टियां बनेंगी। ये स्वतंत्रता है, सबको पार्टी भी बनाए, चुनाव भी लड़े, सबको स्वतंत्रता है, इसलिए इसके विषय में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के बाद ऐसी 10 पार्टियां हो जाएगी तो फिर भारत आदिवासी पार्टी का वजूद क्या रह जाएगा? क्योंकि सारी पार्टियां तो आदिवासियों की होगी, तो फिर आदिवासियों का हितैषी कौन है, ये कैसे साबित कर पाएंगे? देखिए हम हमारा जो विज़न है, मुख्य विज़न जैसे बिल प्रदेश तो है ही, इसके अलावा भी पार्टी को हमने जो जाजम व्यवस्था दी है, सिलेक्शन प्रणाली दी है, वो आज कांग्रेस या बीजेपी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे, हम लोग तो इस पार्टी को अभी रोक देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए। जैसे उन पार्टियों में क्या होता है कि हाईकमान सिस्टम होता है, हाईकमान तय करता है, और आज तक हमने 75 सालों के इतिहास में देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति लाके थोप दिया जाता है जो यहाँ के एरिया के बारे में एक चीज़ नहीं जानता है। इस एरिया में क्या हो रहा है, क्या समस्या है, किस जगह क्या है, कौन सा गांव, कौन सा फला, क्या स्थिति, इसके बारे में बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। वो व्यक्ति आके चुनाव लड़के जीत के चला जाता है, फिर 5 साल बाद जनता को बिल्कुल खड्डे में धकेल देता है। ये परिस्थितियाँ जो 75 सालों से चली आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने जाजम व्यवस्था को निर्माण किया है, जिसमें जनता का फैसला है, जनता खुद तय करती है। आप एक बात कह रहे थे कि आप अगर कांग्रेस और बीजेपी अगर आप जो चाहते हैं वो कर देगी तो आप पार्टी को समाप्त कर देंगे, क्या ऐसी मांगे हैं? बिल्कुल, जैसे हम बिल प्रदेश की जो हमारी तो मुख्य मांग है, इसके अलावा जो संविधान में हमको जो प्रोविजनल दे रखे हैं, आप देखते हैं हम ये शेड्यूल एरिया है, आर्टिकल 244(1) लगता है, यहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ये शासन प्रशासन जो भी है वो सब अवैध है। यहाँ पर जैसे हम लोग हमारे लोग अशिक्षित हैं, जिस कारण से जैसे संविधान की भाषा नहीं समझ पाते हैं, सरकार की भाषा नहीं समझ पाते, कानून की भाषा नहीं समझ पाते, उन पे ये डंडे का राज चलाकर कहीं न कहीं लोगों को अत्याचार कर रहे हैं। बहुत सारे माइंस मिनरल हैं, इन पे इनका अधिकार होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे यहाँ शेड्यूल एरिया में जो रिजर्वेशन है उसका इम्प्लीमेंट आज नहीं हो रहा है। शेड्यूल एरिया में जो बहुत सारी सहकारी समितियां हैं, बहुत सारी पंचायती राज व्यवस्था, उसमें बहुत सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस वजह से हमारी ये जो मांगे हैं वो अगर पूरी हो जाती है तो हम लोग हमारी जो ये पार्टी है उसको बंद कर देंगे। हम तो हमारी जो मुख्य मांग है वो पूरी होने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब आप ये अभी भी ये मानते हैं कि यहाँ पर अशिक्षित है? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर गांव में 10 से 15 या 20 से 25 आदिवासी अधिकारी मिल जाएंगे, कर्मचारी मिल जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी में भी ऐसे आपकी पार्टी को भी आए 7 साल हुए, लेकिन आपकी पार्टी के 7 साल काम करने के बाद भी अभी तक आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी अशिक्षित है और आदिवासी अभी भी बैकफुट पर है, तो फिर आपकी पार्टी ने किया क्या आखिर? देखिए पार्टी आई 7 साल नहीं हुए, पार्टी 1 साल हुआ है। बीटीपी के साथ भी तो थे आप। देखिए बीटीपी हम लाके लड़े जरूर थे, तो क्या उस पार्टी ने आपके साथ धोखा किया? मतलब आपने लोगों के साथ धोखा किया क्या? कोई धोखा नहीं किया है। हम लोग जो मूल जो जाजम व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे उस पार्टी ने इसको अस्वीकार किया, इस वजह से हमको उस पार्टी को छोड़ना पड़ा था। हमने इस पार्टी को लाए 1 साल हुआ है अभी बनाई, और नौकरियों का जहाँ तक सवाल है, ऑल ओवर का आप देखिए तो सिर्फ 2% लोग ही नौकरी कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं ज़रूर, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं। जैसे आज हमारा शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग जैसे इस एरिया को टीएसपी क्षेत्र बोलता है। टीएसपी क्षेत्र क्या है आप लोग इसका पता कराइए, जो जयपुर पता कराइए सचिवालय में, टीएसपी नाम का कोई एरिया ही नहीं है। ये सिर्फ टीएसपी एक व्यवस्था है। 5वीं अनुसूची और शेड्यूल एरिया आर्टिकल 244(1) ये इस एरिया का नाम है। तो कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में टीएसपी बोल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी संविधान में बहुत सी बारीकी चीज़ें हैं जो हमारे लोग नहीं समझ पा रहे, और
आज दर दर भटक रहे हैं। जैसे पुलिस प्रशासन का मामला है, पुलिस प्रशासन में हमारे यहाँ एक व्यवस्था दे रखी कि 2 साल तक के जो सजा वाले जो भी मुकदमे हैं वो यहाँ की ग्राम पंचायत ग्राम सभा निपट सकती, लेकिन आज पुलिस थानों में देख रहे हो सबसे ज़्यादा हमारे लोग भरे पड़े, इनको अज्ञानतावश जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है और पुलिस वाले इनका शोषण हर तरीके से शारीरिक मानसिक सब तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारी अव्यवस्था हो रही है। आपके जन जागरणों का क्या बदलाव आया? क्या अभी तक ये बदलाव नहीं आ पाया इतने सालों के बाद भी? देखिए जन जागरण ये कोई आज का कल का जो शोषण है वो आज कल का नहीं हो रहा है। 75 साल हो गए और आप देखते हैं हमारी एक पीढ़ी से आगे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम लोगों को संविधान की वजह से पढ़ने का अधिकार मिला, तो एक पीढ़ी पढ़ी हुई है। जैसे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, ये स्थिति है। तो उसमें सुधार करने में बहुत समय लगेगा। अभी आने वाली जनरेशन अब धीरे धीरे बराबरी करने लगी है और भी और समय लगेगा इस मामले में। आपकी पार्टी के 2 विधायक, धरियावाद विधायक और सेलाना विधायक, दोनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नजर आते हैं। चर्चाओं का दौर शुरू होता है कि वो शिवसेना में जा रहे हैं। क्या है माजरा आखिर? हाँ देखिए, ये इसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये महाराष्ट्र गए हुए थे चुनाव के दौरान और वहाँ सिर्फ एक मुलाकात की है मुख्यमंत्री के तौर पर। हम लोग बिल प्रदेश की जो डिमांड कर रहे हैं उसमें हम लोग महाराष्ट्र का भी इलाका पड़ता था, वहाँ के सीएम से भी मिलेंगे, गुजरात का इलाका पड़ता है वहाँ भी मिलेंगे, महाराष्ट्र का पड़ता है वहाँ भी मिलेंगे, राजस्थान का पड़ता है वहाँ भी मिलेंगे। तो ये मुलाकात जो है वो किसी पार्टी में शामिल हो जाना नहीं होता है। अभी मीडिया में बहुत इसको चलाया गया था कि 2 विधायक वहाँ चले गए, ये चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों विधायक हमारे साथ में हैं और पार्टी की गाइडलाइन में ही चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके कमलेश्वर ओडिया से तो बड़ी तू मैं हुई है, आपने कई नोटिस जारी किए हैं, तो क्या वजह रही तू मैं की? देखिए हमारा जो संगठन बना हुआ है इसमें हम लोग जनता को सबसे बड़ा मानते हैं। हम लोग विधायक, सांसद या राष्ट्रीय अध्यक्ष को बड़ा नहीं मानते हैं। इसमें सर्वोपरि है वो जनता है। अगर जनता के वायदे जो किए हैं, जनता को जिस बातें करके हम लोग जीते हैं उस पर अगर सही नहीं उतरते हैं तो विधायक को नोटिसें भी जाएंगी और उसको जरूरत पड़े निष्कासित भी किया। कहने का मतलब ये है कि विधायक जनता से ऊपर खुद को बड़ा मानने लग गए, समाज से ऊपर? नहीं, उनका नज़रिया ये था कि जैसे हमारा लोकसभा चुनाव चल रहा था तो इनको, हालांकि इन्होंने कारण स्पष्ट कर दिया कि मेरा कोई एग्ज़ाम चल रहा था जिस वजह से मैं थोड़ा मिस रहा। वो क्या है कि प्रचार में नहीं जा पा रहे थे, इस वजह से हमने नोटिस जारी किया था और उन्होंने जवाब भी दे दिया कि मेरा ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना वो जय संगठन भी चलाते हैं, वो तो एक स्टेटमेंट उनका ऐसा भी आया था कि ये तो किराए की पार्टी है, बाहर की पार्टी है, हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे, इस तरह के भी बयान आ चुके हैं उनके। देखिए ये इनका निजी हो सकता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी का मामला है। बिल्कुल पार्टी का मामला है, अब मैं समझ भी रहा हूँ, लेकिन जब चुनाव हम लड़े थे तो वहाँ अलग अलग देश भर में जो आदिवासी संगठन चल रहे हैं उनके भी, क्योंकि पार्टी का हमारा जो ग्राफ है इस एरिया में ज़्यादा है, तो वहाँ भी जैसे जयेश में पूर्व में काम करते थे तो उनके साथ में चर्चा करके इनको उम्मीदवार बनाया गया था। इसलिए ये कभी कभार बात कर लेते हैं, जयेश की भी बात करते हैं, उसके हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मतलब ये अगर दूसरी पार्टी बना ले तो भी दिक्कत नहीं? नहीं, पार्टी बनाने की बात नहीं। पार्टी तो ये बनाए, हालांकि देखो बनाते हैं तो स्वतंत्रता है, लेकिन मैं मानता हूँ ये अगर नई पार्टी की, अगर हमारी पार्टी में रहते करते हैं तो ये अनुशासनहीनता भी मानी जाएगी। आपकी पार्टी पर बड़े मतलब आरोप लगते हैं कि आप मुनाफे की राजनीति करते हैं। मुनाफे की राजनीति इसलिए कि लोकसभा के अंदर देखा गया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर तो गठबंधन कांग्रेस के साथ किया, बागी दौरा के साथ भी किया, लेकिन बदले में आपने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया। क्या मांझरा है आखिर ये? देखिए अभी डोटासरा जी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका सिमलवाड़ा में दौरा था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारा बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं हुआ था और मैं भी कह रहा हूँ कि कोई गठबंधन नहीं। राजकुमार के साथ गठबंधन था क्या? नहीं, किसी राजकुमार के साथ में भी गठबंधन नहीं था। इनकी राहुल गांधी और राजकुमार ने खुद ने स्टेटमेंट दिया है, खुद ने मंच साझा किया है पीठ के अंदर, और आप कह रहे गठबंधन नहीं है। देखिए इस बारे में मैं आपको पूरा विस्तृत बता रहा हूँ कि गठबंधन जैसी स्थितियाँ पैदा ही नहीं हुई। उनकी पार्टी में जो रार पैदा हुई, इस वजह से इन्होंने, जैसे मालवीय जी बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए,
इस वजह से इन्होंने हमें हेल्प देने की कोशिश की, बाकी ऐसा गठबंधन जैसे कुछ भी बात नहीं हुई। जब अर्जुन बामणिया का नाम सामने आया तो राजकुमार के भी दौरे जयपुर से दिल्ली तक लगे, सोशल मीडिया पर उन्होंने मतलब गुहार लगाई कि हमारे साथ गठबंधन की पेशकश की उन्होंने। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट लगाया। तो आप ये कह रहे हैं कि बस कांग्रेस को गरज थी, क्या राजकुमार और पार्टी को गरज नहीं थी क्या? देखिए, इसमें गरज वाली बात ही नहीं है। आप इस चीज़ को देखें कि इन्होंने गुहार नहीं लगाई थी, निवेदन किया था कि आप सहयोग कर सकते हैं। गुहार और निवेदन में क्या अंतर मानते हैं आप? गुहार का ये है, गठबंधन के लिए गुहार की बात है, गठबंधन के लिए नहीं, क्योंकि इनकी स्थितियां ऐसी पैदा हो रही थी, इस वजह से इन्होंने सहयोग की अपेक्षा की थी इनसे। अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब ये कि कांग्रेस को चाहिए था कि वो आपसे गठबंधन करे, राजकुमार और बीएपी को नहीं था कि वो गठबंधन करे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो गठबंधन के संबंध में हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी थी जो पूरी नहीं हो पाई। क्या शर्तें थी वो? थी जो शर्तें थी वो हम लोग ये चाहते थे कि हमारे जो ये 4-5 सीटें हैं वो हमें दी जाए, लेकिन इस पे कांग्रेस एग्री नहीं थी। फिर अंतिम समय में इनकी तरफ से ही ये बात आई कि हम लोग इस सीट को छोड़ रहे हैं। जी। अब विधानसभा उपचुनाव की बात कर लेते हैं कि क्या पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, रणनीति तो हमारी स्पष्ट है। हम संवैधानिक जो मांगे हैं वो मांग रहे हैं। आज सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नुकसान कर रही है, जो इनका अभी एक बात आई है कि 6 साल के बच्चों को एडमिशन देना, कहीं न कहीं हमारे कमज़ोर करने की प्लानिंग की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। दूसरा, हम लोगों को बदनाम करने की जो साजिशें हो रही है, दरियावाद में अभी जो प्रकरण हुआ आप देख रहे हैं, वहाँ जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि उसे भी रोकने का प्रयास किया गया। मतलब एक तरीके से ये लोग उच्च नीचता पे आ गए हैं कि अहंकारी हो गए हैं ये लोग। तो इनका अहंकार तोड़ने की हमारे पास रणनीति है। दूसरा, जो हमारी मूल डिमांड बिल प्रदेश की है वो तो है ही है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और सलूम्बर और 84 2 सीटें हम हर हाल में जीत रहे हैं और उसमें फाइट में हैं। क्या उम्मीदवार तय किया गया क्या सिलेक्शन प्रणाली के तहत दोनों सीटों पर? देखिए, 84 का कल ही वोटिंग का जो अंतिम प्रोसेस था वो हो चुका है। इसका रिज़ल्ट हम इस सप्ताह तक जारी कर देंगे। सलूम्बर की प्रक्रिया 22 को होनी है। इसके बाद उसका भी रिज़ल्ट जल्दी जारी कर देंगे। एक और चीज़ यहाँ पर सामने आती है कि जैसे कि सलूम्बर सीट कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस से आपसे ये सुनने में आ रहा है कि एक मांग की है कि सलूम्बर सीट हमें दे दीजिए और 84 आप रख लीजिए। क्या इस गठबंधन की पेशकश से आप सहमत है क्या? इस तरह की कोई बात हमारे तक नहीं आई है और हम सहमत भी नहीं हैं। हम दोनों सीटें लड़ेंगे। मतलब आप इंडिपेंडेंटली ही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। और उधर जैसे दौसा सीट है, जैसे क्या कह रहे हैं, खिवसर है, उनियारा है, उधर अगर सीटों पे भी अगर मांग होती है वहाँ भी लड़ेंगे हम लोग। एक बड़ा अभी राजनीतिक एक बड़ा विवाद चल रहा है, सियासी जंग चल रही है, राजकुमार रोत वर्सेस मन्नालाल रावत। राजकुमार कहते हैं कि मन्नालाल ने आदिवासियों के घर जलाने और आदिवासियों को लठ मारने की बात कही है, लेकिन मन्नालाल ये स्पष्ट कहते हैं कि मैंने बीएपी कार्यकर्ता जब अतिक्रमण कर रहे थे, प्रतापगढ़ के अंदर 1000 बीघा के अंदर अतिक्रमण कर रहे थे, तो मैंने बीएपी कार्यकर्ताओं को लेकर ये स्टेटमेंट दिया है, ना कि आदिवासियों को लेकर दिया है। तो क्या आखिर बीएपी वाला ही आदिवासी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा इनका ये ऑडियो जो वायरल हुआ, इसमें स्पष्ट बोला गया, वास्तव में बीएपी के लिए बोला गया। दूसरी लड़ाई आदिवासी हिंदू है नहीं है इस पे चल रही है। तो ये देश जैसे सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। इसमें धर्म मानने वालों को भी सिक्योरिटी दे रखी है, नहीं मानने वालों को भी दे रखी है। लेकिन बीजेपी एक तरीके से हमारे लोगों को जबरन मन्नालाल पर बात की जाए। हाँ, मन्नालाल जी बीजेपी के सांसद हैं, तो वो भी जबरन हमको हिंदू साबित करना चाहते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा अवेयर चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे राजकुमार जी का ये कहना है कि मतलब आदिवासियों को लेकर उनके घर जलाने की बात कही है, क्या ये बात किस हद तक आप मानते हैं? देखिए, प्रतापगढ़ में जो विस्थापित लोग वहाँ जिस जगह पे ये निवास कर रहे, सन 1965 का मामला है ये, वहाँ कोई आजकल निवास नहीं कर रहे हैं और इनको रोका जा रहा है। कहीं न कहीं विस्थापन हमारे आदिवासियों की बहुत बड़ी समस्या रही है। हर जगह कोई कंपनी जो है, कोई भी आते हैं तो हर जगह विस्थापन का दंश हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो लोग जाएंगे कहाँ? कहीं न कहीं किसी जगह और बसेरा करेंगे। इन लोगों के घर जलाने जैसी बातें तो हो रही है, वो आदिवासी, तो आदिवासियों की बात हो रही है। तो हम मानते हैं कि आदिवासियों के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल।
बीएपी के अंदर भी खिंचतान बार बार देखी जाती है सोशल मीडिया पर, कोई उसके खिलाफ बयान दे रहा है, कोई उसके खिलाफ बयान दे रहा है। तो ये खिंचतान दूसरी पार्टियों से फिर बीएपी अलग कैसे हुई? गुटबाजी तो यहाँ भी दिख रही है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। अपनी अपनी जो स्वतंत्रता है वो तो बरकरार है। सब अपनी अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका कोई कोई अर्थ गलत निकाल लेता है। बाकी हमारी पार्टी में कोई किसी प्रकार की कोई खींचतान नहीं है, बिल्कुल सब अपने अपने तरीके से। और दूसरा, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में हस्तक्षेप भी नहीं है। हमारी एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसलिए खींचतान का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये देखा अपने हमारे साथ थे मोहनलाल रूत, जो बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को लेकर गठबंधन कांग्रेस के साथ जो चर्चाएं चल रही है इसको लेकर भी अपना पक्ष रखा, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि गठबंधन हम नहीं करेंगे। वही दूसरी ओर लोकसभा में जिस तरह का गठबंधन हुआ, वो उनका कहना है कि ये कांग्रेस की तरफ था और बीएपी की तरफ से नहीं था। एक बात तो स्पष्ट है कि मोहनलाल रूत हमेशा से ही गठबंधन के खिलाफ रहे हैं और लगातार अपने बयान देते आए हैं। सेलाना विधायक, दरियावाद विधायक को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी, और कई आदिवासी मुद्दों पर भी उन्होंने बात रखी कि आदिवासियों को अभी भी आज़ादी के 78 साल बाद भी क्या दरकार है, क्यों इस क्षेत्र के विकास के लिए और भी क्या ज़रूरी चीज़ है। कट टू कट के साथ बने रहिए ऐसे चुनावी अपडेट के लिए और ऐसी ही मोटिवेशन खबरों के लिए जो हम आपके लेकर आते हैं, आदिवासियों से जुड़ी, समाज से जुड़ी और अन्य खबरों के लिए। मैं कट टू कट के लिए जुगल कलाल, नमस्कार।